हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की हम लोग हमारे अतीत से ये जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई कि चुनाव का दिन था। ठीक है, तो एक शंकर था। ठीक है, ये इमेज में देख सकते हैं, ये शंकर है। जब शंकर उठा तो उसने देखा उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकर जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। अब बात यहाँ पे उठती है कि शासक कैसे बने, एक क्वेश्चन उठता है मन में। तो देखिएगा, जो लोग थे कुछ, वे शासक कैसे बने। तो फ्रेंड्स, लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। और फ्रेंड्स, क्या होता था, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। कैसा होता था, तो बहुत शक्तिशाली माना जाता था जो कि ये अश्वमेध यज्ञ करता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे और इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। और फ्रेंड्स, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की क्या करते थे, विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। ठीक है, कौन, तो जो राजा का सहचर हुआ करता था वह। ठीक है, और राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना वह था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। आगे देखते हैं कि यह अब क्वेश्चन उठता है कि इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाना है। पेशे के आधार पर वह कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ग से शामिल थे, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं वर्ण की। ठीक है, वर्ण, वर्ण एक जाति है। ठीक है, देखते हैं वर्ण क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। कितने थे, तो 4 सामाजिक वर्ग। कितने हैं, 4। कौन कौन से, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, तो वर्ण कितने हैं, 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और ब्राह्मणों का काम क्या होता था, तो वेदों का अध्ययन या फिर अध्यापन और यज्ञ करना। ये किसका काम था, तो ये ब्राह्मण का काम था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और फ्रेंड्स, क्षत्रियों का काम क्या हुआ करता था, इनका काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और जो वैश्य थे, इनका काम हुआ करता था काम खेती करना और पशु पालना तथा व्यापार। और जो शूद्र हुआ करते थे, इनका काम था अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, तो शूद्रों का काम हुआ करता था इनके सेवा करना, इन 3 जातियों की। ठीक है, वर्णों की। ये था वर्ण। तो वर्ण कितने थे, 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनके कार्य भी आपको बता दिए कि कौन सा किसका कार्य है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनपद की। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जनपद। तो जनपद जो है, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो हैं, अभी हम आपको मानचित्र दिखाएंगे, उसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर्जी खेड़ा इनके प्रमुख हैं।
खुदाई से फ्रेंड्स ये पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक धूसर पात्र का चित्र दिया गया है। ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा आप लोग। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर ही महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब आप लोग इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की इमेज होती थी। ये जो है ये खास तरह का एक पात्र हुआ करता था। आइए अब आगे हम लोग अपने पॉइंट्स देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट क्या है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अभी हमने आपको दिखाया, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे और इन पुरातनों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ठीक है, अभी आपने इमेज में देखा। अब बात हो गई जनपद की, अब हम बात करते हैं महाजनपद की। तो महाजनपद जो है, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, कुछ महाजनपदों को अभी हम दिखाएंगे, मानचित्र में दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। अब आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं, जनपद और महाजनपद, महत्वपूर्ण जनपद दिए गए हैं और महाजनपद और नगर दिए गए हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये है काबुल नदी, इसके बाद जो है ये झेलम नदी है। ठीक है, और तक्षशिला। ठीक है, रावी नदी यहाँ पर निकली है, इसके पास जो है सिंधु नदी है, सतलुज नदी और ब्यास नदी। तो यहाँ पे क्या है, तक्षशिला महाजनपद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुरु है, उसके बाद हस्तिनापुर है। ठीक है, हस्तिनापुर पंचालीय जनपद है। ठीक है, और इसके साथ साथ कौशल है, चंबा नदी यहाँ से निकली है, अवंती और उज्जैन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कौशाम्बी है, वैशाली है, मगध है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पे गोदावरी नदी है, तुंगभद्रा, पेन्नार नदी। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद हैं। कौन कौन से, तो हस्तिनापुर, झेलम, हस्तिनापुर, तक्षशिला, वैशाली, मगध, कौशाम्बी, उज्जैन और क्या क्या था, देखिए आप लोग इमेज में जहाँ डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जनपद और महाजनपद को दिखाया गया। बाकी जो है, बाकी नदियाँ निकली हैं वो दिखाई गई हैं। और इस तरफ क्या है, अरब सागर, और इस तरफ क्या है, इधर अरब सागर है और यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है इस तरफ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिएगा, हमारा पॉइंट है आगे, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए जो था, संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इमेज दी गई है, कौशाम्बी में जो किले की दीवार मिली है। देखिएगा, इस तरह की हुआ करती थी दीवारें। ये जो इमेज है, देखिएगा आप लोग, अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऐसे करके देखिएगा, अब आपको क्लियर दिख रही होगी। इस तरह की इमेज जो है, ये कौशाम्बी किले की दीवार, ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2500 साल पहले हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, देखिएगा, अब राजा जो थे क्या करने लगे थे, तो सेना रखने लगे थे। राजा जो थे वो सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक है, जो आहत सिक्कों का जिक्र हुआ है, ये हम लोग कब पढ़ेंगे, जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, तभी हम लोग इसका आहत सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कर क्या हुआ करते थे। ठीक है,
तो कर जो होते थे महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब ये लोग कर कैसे वसूलते थे? तो ये फसलों पर लगाए गए कर किस तरह के होते थे? तो कर कभी फसलों पर लगाए गए थे, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर थे, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था, और व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, और आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक किसे कहते हैं? जो हम लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ा तो बताया था, शिकारियों को। ठीक है, तो जो आखेटक और संग्राहक होते थे, इनको जंगल से प्राप्त वस्तुओं से के लिए भी देनी पड़ती थी। तो कर किस किस पर लगाया जाता था? ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। फसलों पर लगाए जाते थे, कारीगरों के ऊपर लगाए गए थे, और पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर भी कर देना पड़ता था, और आखेटकों तथा संग्राहकों को देना पड़ता था, लेकिन परिवार पर किसी भी तरह का कोई कर नहीं लगाया जाता था। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा कि कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक है, तो कृषि में परिवर्तन, हमारा पॉइंट क्या है? कृषि में परिवर्तन। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी जो है थी वह ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, ऐसे ही कृषि में परिवर्तन आया। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म निरीक्षण। सबसे पहले मगध की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी चित्र में हमने आपको दिखाया था मगध। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जब मानचित्र देखा था उसी में दिखाया था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां जो हैं ये मगध से होकर बहती हैं। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये नदियां जो थी वह यातायात और जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जो है जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में भी लगाया जाता था। और यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क, क्या? तो लौह अयस्क के खादाने हैं, और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। ठीक है, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। किसने? तो महापद्मानंद ने। ठीक है, अपना जो क्षेत्र था उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। और फ्रेंड्स, बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक में क्या है? राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो जो मगध की राजधानी बनी रही वह क्या बनी रही? राजगृह बनी रही। प्रेजेंट टाइम में मगध क्या है? बिहार में है। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो है उसे क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। ठीक है, को राजधानी बनाया गया है। तो पहले जो थी मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी, और बाद में क्या हो गई? तो पाटलिपुत्र हो गई। मगध जो है प्रेजेंट टाइम में बिहार है, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो पटना है। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है आपको। और फ्रेंड्स, 2300 साल से ही पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, याद रखिएगा, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर जो था ये विश्व विजय करना चाहता था, और पूरी तरह से सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। ठीक है, वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यानी कि जो सिकंदर था ये पहले ही मिस्र और पश्चिम एशिया के राज्यों को जीत चुका था, और भारतीय उपमहाद्वीप में ये ब्यास नदी के किनारे पहले भी आ चुका था, लेकिन इसकी जो सेना थी वह भयभीत हो गई थी और उसने आगे आक्रमण करने से मना कर दिया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट्स।
क्या है, बज्जी। बज्जी के बारे में पढ़ते हैं। आगे सिकंदर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया था कि ये ब्यास नदी तक पहुँचा था और उसके बाद इसकी सेना भयभीत हो गई थी, उसने जाने से मना कर दिया, तो ये वहीं से वापस लौट गया था। ठीक है, सिकंदर के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, जब तब ये दोबारा आता है भारत में वापस। ठीक है, तो जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध जो था एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था। ठीक है, मगध के पड़ोस में ही क्या था, बज्जी राज्य था। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी, बिहार थी। अभी हमने क्या पढ़ा, मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी, तो पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई। राजगृह जो थी, जो मगध है प्रेजेंट टाइम में बिहार है, और जो पाटलिपुत्र है वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो पटना है। अब यहाँ पे पढ़ना है हम लोग बज्जी के बारे में। तो बज्जी जो है ये मगध के पड़ोस में ही एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, और जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी, याद रखना है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे क्या कहा जाता था, गण या संघ कहते थे। कहाँ, तो बज्जी में जो शासन व्यवस्था थी उसे गण या संघ कहते थे। वो एक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था थी, अलग ही किस्म की। गण या संघ में क्या होता था, कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब जितने भी शासक होते थे वे क्या कहलाते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं किया करते थे। और फ्रेंड्स, स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इनमें सिर्फ वही राजा हिस्सा लेते थे। इनमें स्त्रियां, दास तथा कमकार जो होते थे वे हिस्सा नहीं लिया करते थे इन सभाओं में। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, जो बज्जी संघ है इसका वर्णन जो है ये दीघ निकाय से लिया गया है। अब दीघ निकाय क्या है, तो जो दीघ निकाय है ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब फ्रेंड्स, हम लोग अजात शत्रु और बज्जी संघ के बारे में पढ़ते हैं। अजात शत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वशुकार को, कौन था, तो मंत्री थे वशुकार, ठीक है, को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किसके पास, तो बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किसने, तो अजातशत्रु ने। ठीक है, और बुद्ध ने उनसे पूछा कि अब बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। यह बात किसने कही, तो अजातशत्रु ने वशुकार को जब भेजा था महात्मा बुद्ध के पास, तो उनसे पूछा कि ये जो बज्जी के लोग हैं ये सभाएं किस तरह नियमित करते रहेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि जब तक ये सभाएं चलेंगी, जब तक बज्जीवासी जो हैं इस तरह नियमित सभाएं करते रहेंगे, तब तक वह उन्नति करते रहेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो क्या क्या कार्य करते थे बज्जी के निवासी, जो उन्होंने बताया है कि जब तक वे पूर्ण रूप और नियमित सभाएं करते रहेंगे तब तक उनकी उन्नति होती रहेगी। जब तक वे आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इस तरह से जब तक बज्जीवासी करते रहेंगे तब तक उनकी उन्नति जो है वह कोई नहीं रोक सकता। ये अजातशत्रु ने जो बज्जीराज को भेजा था उससे बुद्ध जी ने कहा था ये बात। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, आगे देखिएगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अध्याय 9 में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर बस इतना ही था। इसमें हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा मगध के बारे में पढ़ा और बज्जी के बारे में पढ़ा। बज्जी की जो राजधानी थी वे कहाँ थी, वैशाली थी, और जो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र थी मगध की। ठीक है, तो मगध जो है एक बहुत शक्तिशाली राज्य था। और फ्रेंड्स, कर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कर किस तरह लगाया जाने लगा। जितनी भी
इम्पॉर्टेंट जानकारी थी वह हमने इस वीडियो में कवर की। जनपद के बारे में पढ़ा, महाजनपद के बारे में पढ़ा, यही सब जो थी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी और लोग किस तरह शासक बने। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।